नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार सिंह आपका द रेस क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, मेरे मैप मैंने बनाया हुआ है अपने ब्लैक बोर्ड पे। इस मैप में मैंने कई चीज़ों को दर्शाने का प्रयास किया है। मैं क्रम से आप सभी को मैंने क्या दर्शाया है उन चीज़ों को विस्तृत तरीके से आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आइए मैं शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यह हमारी पृथ्वी है। क्या है? यह हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी में मैंने 3 लाइनें खींची हुई हैं। 0 डिग्री पर विषुवत रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। ठीक है, और इसके 23 डिग्री नॉर्थ में मैंने एक लाइन खींची है जिसको कर्क रेखा कहते हैं। वहीं साउथ में मैंने 23.5 डिग्री पर एक लाइन खींची है जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। और मैं इस मैप के माध्यम से केवल एक महाद्वीप को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि इस महाद्वीप की स्थिति कैसी है पृथ्वी पर। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस मैप से जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, इस महाद्वीप से 3 रेखाएं गुजर रही है। कौन कौन सी? कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो आप एक बात तो यह समझ लीजिए कि विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिस महाद्वीप से 3 मुख्य रेखाएं जो हैं गुजरती हैं। और इसमें भी खासियत आप देख पा रहे होंगे कि विषुवत रेखा जो है इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। मेरा बोला हुआ एक एक शब्द जो है वह फैक्ट है, हर बातों को ध्यान से रखिए। ठीक है, नोट करते जाइएगा। आप अगर वीडियो में अंत तक बने रहें तो यकीन मानिए कि आपका अफ्रीका महाद्वीप से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। वह जमाना गया जब फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब क्वेश्चन का प्रारूप इतना घुमाकर एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर हमें बढ़िया से जानकारी ना हो किसी चीज के बारे में तो हम हल नहीं कर सकते। कथन कारक के साथ या 3-4 ऑप्शन एक साथ सही हो जाते हैं। तो वन टाइम वाला गया। ठीक है, इसलिए हमें जो भी पढ़ना है उसको बढ़िया से समझना है कि क्वेश्चन चाहे वो जैसे घुमा के पूछे, आंसर हमें निकल जाना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ वही प्रयास कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तरी गोलार्ध में जो विस्तार है उसका कितना है? 37 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, जबकि जो दक्षिणी विस्तार है वह 35 डिग्री साउथ में विस्तार है। वहीं अगर हम देशांतर रेखाओं को देखें तो इधर 18 डिग्री वेस्ट है और इधर 51 डिग्री ईस्ट है। मतलब इस अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मध्य में हमारा अफ्रीका महाद्वीप अवस्थित है। हमने दूसरा चीज जाना। क्या आप जानते हैं कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो पृथ्वी के बीच में जो एक पठार पाया जाता था, जो एक भूमि पाई जाती थी, उसका नाम था टेथिस भूसागर। ठीक है, उस टेथिस भूसागर में जैसे ये मैं पृथ्वी बना दूं और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक सी आकार का मैंने एक लैंड बनाया है। इसी लैंड का नाम क्या था? पेंजिया। यह पेंजिया कालांतर में आगे चलकर 2 भागों में विभाजित हुआ और एक भाग अंगारा लैंड कहलाया और दूसरा भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। ठीक है, और यही गोंडवाना लैंड जब टूटा है तो किसका निर्माण हुआ है? हमारे अफ्रीका महाद्वीप का। यानी कि गोंडवाना लैंड का जो मध्य भाग है वह मध्य भाग कौन है? हमारा आज का अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, तो जो है कि अफ्रीका महाद्वीप जब गोंडवाना लैंड का हिस्सा है तो इसका 95% से ऊपर ही कह लीजिए आप, यह कैसा पाया जाएगा? पठारी पाया जाएगा। इसलिए इसे पठार महाद्वीप भी कहा जाता है। एक इसका नाम क्या है? पठार
महाद्वीप। मैंने कारण बताया कि पठार महाद्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, इसलिए इसका 95 एबव जो है कि भाग क्या होता है, पठारी है, इसलिए इसे पठारी महाद्वीप कहते हैं। पहला चीज। दूसरा, इसे अंध महाद्वीप भी क्यों कहते हैं या अंधेरा महाद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि जब औपनिवेशिक काल चल रहा था, जहां पर जो देश थे वो दूसरे देश पे संसाधन की खोज में कब्जा कर रहे थे, वहीं पर अफ्रीका महाद्वीप की तरफ विश्व ध्यान ही नहीं दे रहा था। विश्व ध्यान ही नहीं दे रहा था, उसको यह लैंड ही बेकार लग रहा था। तो जब कोई चीज दिखाई न दे, वो भी इतना बड़ा महाद्वीप, इसलिए इसे अंध महाद्वीप या अंधेरा महाद्वीप कहा गया, क्योंकि यह लोगों ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। दूसरा फैक्ट, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। और चूंकि विषुवत रेखा इसके मध्य से गुजरती है, कर्क रेखा और मकर रेखा भी इसी के अंदर से गुजरती है, और सूर्य की अवस्थिति हम जानते हैं कि सालों भर 23 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री साउथ के मध्य बनी रहती है, जिसके कारण यहाँ का तापमान सबसे अधिक जो है कि गर्म होता है, और यहाँ पर सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल पाया जाता है। इसका टेम्परेचर यहाँ पर इतना नीचे, कालाहारी मरुस्थल, नाभी मरुस्थल, जिसके कारण यह महाद्वीप क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। इसके कारण इसे गर्म महाद्वीप भी कहा जाता है। तो आपने इसके उपनामों के बारे में भी जाना, आपने इसकी पृथ्वी पर इसकी अक्षांशीय और देशांतर अवस्थिति के बारे में भी जाना। अब हम जानेंगे कि इसके अगल बगल कौन कौन सी जल भंडारण है। तो आइए देखते हैं। हम देख पा रहे होंगे, अगर आपको दिशा का ज्ञान होगा तो दिशाएं 10 होती हैं, एक नॉर्थ, एक साउथ, एक ईस्ट, एक वेस्ट, और उसी के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, 8 दिशाएं हो गए, और ऊपर और नीचे कुल मिलाकर 10 दिशाएं होती हैं। लेकिन जियोग्राफी पढ़ते टाइम हमें 8 दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। अगर हम मान लें कि हमारी दिशा ये है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, तो ये हमारी दिशा हो गई नॉर्थ ईस्ट, ये हमारी दिशा हो गई साउथ ईस्ट, ये हमारी दिशा हो गई नॉर्थ वेस्ट, और ये हमारी दिशा हो गई साउथ वेस्ट। ये 8 दिशाएं हैं, आपको दिख रहा होगा। जब भी हम जियोग्राफी में किसी भी चीज को देखेंगे, वो चाहे नदी के बारे में बात करें, चाहे झरने के बारे में बात करें, चाहे किसी झील के बारे में बात करें, किसी महाद्वीप के बारे में बात करें, तो हम जिस चीज की बात करेंगे, उस चीज को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना देंगे, यह बीच का भाग। अब इसके बाद उस चीज को देखने के बाद हम देखेंगे कि जिस चीज के बारे में पूछा जा रहा है, उस चीज की अवस्थिति इसके अनुसार किस दिशा में है। ठीक, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए, ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन हो गया हमारा, अफ्रीका महाद्वीप हो गया। अब मैं पूछूं आपसे कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में कौन सा सागर है, तो आप देखेंगे कि उत्तर सीधे दिशा में होगा, यानी कि यहाँ पर कौन सा सागर है, भूमध्य सागर है। वहीं मैं अगर आपसे पूछूं कि लाल सागर किधर है, तो आप बताएंगे कि अफ्रीका महाद्वीप के नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में है। ठीक है, देखिए नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में है लाल सागर। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि साउथ ईस्ट साइड में कौन सा है, तो आप देखेंगे साउथ ईस्ट साइड में हिंद महासागर आपको दिख रहा है। वहीं हम देखते हैं कि पूरा पश्चिमी बेल्ट में जो है एक ही महासागर है, और वो कौन है, अटलांटिक महासागर है। ठीक है, हम देख पा रहे होंगे कि हमने 2 महाद्वीप और 2 महाद्वीपों का हमने डायग्राम बनाया हुआ है। यह डायग्राम एक है यूरोप का और दूसरा एशिया का।
अब आप बताइए, यूरोप और अफ्रीका के मध्य में मैंने एक पानी का संग्रहण बनाया है, वह पानी का जो समूह है उसे क्या कहते हैं? तो जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं। उसकी अवस्थिति कहाँ है? तो नॉर्थ वेस्ट में है। उसकी स्थिति कहाँ है? अगर ये उत्तर है तो हमारे ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो हमारा जो जिब्राल्टर संधि है वो अफ्रीका महाद्वीप के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में है, और वह जल संधि जो है अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। ठीक है, ये अपने एक फैक्ट जाना। और अगर यही देखा जाए तो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है? तो उसका भी नाम क्या हुआ? जिब्राल्टर जल संधि होगी। ठीक है, वहीं अगर हम इस दूसरे एशिया महाद्वीप की बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? स्वेज नहर कर रही है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये स्वेज नहर के तौर पर मैंने बनाया है। तो ये स्वेज नहर क्या करता है? अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। वहीं अगर मैं बात करूं तो भूमध्य सागर और लाल सागर को अलग करने का काम कौन करता है? स्वेज नहर करती है। ठीक है, आपने ये चीज देख ली। अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहां पर 3 लाइनें खींची हैं। क्या खींची हैं? 3 लाइनें खींची हैं। यह तीनों लाइनों की अवस्थिति अगर अफ्रीका महाद्वीप में देखी जाए तो नॉर्थ ईस्ट साइड में ही है, और यह तीनों जो लाइनें हैं उसको हम सामूहिक रूप से एटलस पर्वत के नाम से जानते हैं। एटलस पर्वत भी 3 पर्वत श्रेणियों में विभक्त है, और एटलस पर्वत जो है वह अफ्रीका के 3 देशों में फैला हुआ है, इसका विस्तार है। और इसमें भी अगर हम इस पहाड़ी को भी देखें तीनों को, तो उत्तरी भाग जो सबसे ऊपरी भाग है, उत्तरी भाग को हम क्या कहते हैं? उच्च एटलस कहते हैं। वहीं जो मध्य भाग है उसको क्या कहते हैं? मध्य एटलस कहते हैं। जबकि जो दक्षिणी जो लाइन है उसे हम सहारा एटलस कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से पहाड़ पर्वतों के बारे में भी पढ़ा जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि एक मैं यहां पर चोटी बना रहा हूं, यह एक पर्वत चोटी है। यह चोटी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और विषुवत रेखा पर अवस्थित चोटी है, और एकमात्र ऐसी चोटी विषुवत रेखा पर अवस्थित है जो विषुवत रेखा पर अवस्थित होने के बावजूद भी उसका जो चोटी है वह हिम आच्छादित है, यानी कि वहां पर बर्फ है। जनरली ऐसा होता नहीं है, यह अपवाद है। ठीक है, इतनी ऊंची चोटी है विषुवत रेखा पर स्थित कि चूंकि आसमान जो है कि जमीन से जब ऊपर हम क्षोभ मंडल में जाते हैं, जबकि जमीन से क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 16 किलोमीटर होती है। वहीं ध्रुवों पर ऊंचाई कितनी होती है? ध्रुवों पर 8-8 किलोमीटर की होती है। ठीक है, और चूंकि यह विषुवत रेखा का बात हो रहा है तो यह इतना ऊपर, विषुवत क्षोभ मंडल में जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान क्या होता है? घटता है। तो ऊपर की जो ज्यादा ऊपर कोई अगर चोटी चली जाती है तो उसके ऊपर का हिस्सा ठंडा रहेगा और वहां पर क्या जमेगा? बर्फ जमेगा। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि विश्व का एकमात्र ऐसा पर्वत बताइए जो कि विषुवत रेखा पर होने के बावजूद भी हिम आच्छादित है, तो वह एकमात्र है किलिमंजारो, और यही पर्वत अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अगर मैं आपसे कहूं कि एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए क्या है? एटलस पर्वत की, ये पूरे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? टिबुकू। क्या है? टिबुकू। ठीक है, हमने देखा कि यहां पर हम एक सहारा मरुस्थल बनाए हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। वहीं हम नीचे जब इसके दक्षिण में आते हैं तो हमें सबसे पहले उसके जस्ट दक्षिण में सवाना घास मैदान देखने को मिलेगा। उसके नीचे आएंगे तो हमें कांगो बेसिन देखने को मिलेगा। वह कांगो नदी जो क्षेत्र में प्रवाहित होती है उस पूरे बेल्ट को क्या कहते हैं? कांगो बेसिन कहते हैं।
और देखिए कांगो ही नदी एक ऐसी नदी है, विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और अपना जल काटते हुए अपना जल कहाँ गिरा देती है? अटलांटिक महासागर में अपना जल गिरा देती है। ठीक है, उससे नीचे आएंगे हम तो हम देख रहे हैं कि कालाहारी मरुस्थल है और नाबिब मरुस्थल है। ठीक है, हमारे मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये मरुस्थलों का निर्माण हुआ कैसे? तो इसके बारे में भी साइंटिफिक तरीके से हम आगे जानेंगे कि आखिर मरुस्थलों का निर्माण किन किन कारणों से होता है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप इंट्रोडक्शन के तौर पे आप समझिए कि यहाँ पर जो नीचे का हिस्सा है वह दक्षिण अफ्रीका का हिस्सा आता है और कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका के हिस्से में पड़ता है और यहीं पर उसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल के पश्चिम में और कौन सा एक मरुस्थल है? नाबिब मरुस्थल। इसी दक्षिण अफ्रीका में, इस दक्षिण अफ्रीका के सबसे निचले हिस्से में एक नदी है लिम्पोपो नदी। यह लिम्पोपो नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटते हुए अपना पानी कहाँ गिराती है? हिंद महासागर में गिराती है। अब आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि ऐसा विश्व की एक नदी का नाम बताइए जो कर्क रेखा को काटती हो। मैंने आपको विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताया और मैंने मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक अफ्रीका महाद्वीप के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम कुछ चित्र यहां भी बनाए हैं, इसको भी आप समझ लीजिए। अगर इसे हम अपनी पृथ्वी मानते हैं और 0 डिग्री अक्षांश पे 0 डिग्री जो लाइन खींचते हैं वह विषुवत रेखा होती है, तो विषुवत रेखा के 10 डिग्री नॉर्थ में और 10 डिग्री साउथ में इस बेल्ट को हम लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। ठीक है, लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं और इसका नाम क्या है? डोल्ड्रम क्षेत्र। क्या नाम है? डोल्ड्रम क्षेत्र। ठीक है, वही जब उत्तर के साइड बढ़ते हैं तो 30 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य, कितने? 30 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहां पर हाई प्रेशर का निर्माण होता है। उसी तरीके से जब साउथ में आप आएंगे वहां भी 30 से 40 डिग्री के मध्य क्या होगा? हाई प्रेशर का निर्माण होगा। समझ रहे? मैं आपको आगे बताऊंगा कि लो प्रेशर का निर्माण किन कारणों से होता है, हाई प्रेशर का निर्माण किन कारणों से होता है और लो प्रेशर और हाई प्रेशर के कारण यहाँ पर महाद्वीपों में किस प्रकार का जो है कि परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, यह सब चीजें हमें जाननी चाहिए। जियोग्राफी सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और हमें इसे याद करने से ज्यादा समझने पर ध्यान देना चाहिए। और एक बार अगर आपने समझ लिया मैपिंग के थ्रू और इसके जो है कि साइंटिफिक रीजन के थ्रू, तो यकीन मानिए कि आप कभी जीवन में जियोग्राफी का जो चैप्टर आप पढ़ लेंगे वो चैप्टर आप कभी भूलेंगे नहीं। जियोग्राफी पूरी तरीके से साइंस पे आधारित सब्जेक्ट है। आपको लगता होगा कि यह आर्ट का सब्जेक्ट है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। आर्ट जिस दिन समझेंगे आपको याद करना पड़ेगा, साइंस जिस दिन समझेंगे उस दिन इसको समझ लेंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कहां पर लो प्रेशर का निर्माण होता है, कहां हाई प्रेशर का निर्माण होता है और कहां हाई प्रेशर का निर्माण। आप देख पा रहे होंगे कि हाई प्रेशर की तरफ से मैं एक जो है कि तीर का निशान बनाया हूं। आप देख पा रहे होंगे दोनों गोलार्धों में मैंने तीर का निशान बनाया है। इन तीरों को कहते हैं व्यापारिक पवने। क्या कहते हैं? व्यापारिक पवने, यानी कि ट्रेड विंड। और यह ट्रेड विंड जो है उत्तर में, ठीक है, उत्तर में जो है यह उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के नाम से फेमस है और दक्षिण में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के नाम से जानी जाती है। देखिए आप इनका दिशा देखिए, इनका दिशा आप देखेंगे तो उत्तर पूर्व से निकल रही है, दक्षिण पूर्व से ये निकल रही है और ये उत्तर पूर्व से निकल रही है।
और इस पूरे क्षेत्र को, इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बहने वाली हाई प्रेशर से लो प्रेशर के तरफ जो हवा बहती है उसे हम व्यापारिक पवनें कहते हैं। और यह व्यापारिक पवनें साल भर लगातार बहती हैं और इन्हीं के कारण मैं आगे बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से मरुस्थल का निर्माण होता है। यह जो व्यापारिक पवनें हैं वह जब महाद्वीप में प्रवेश करती हैं तो यह 3 प्रकार की जलवायु का निर्माण करती हैं, जो है कि यह पूर्वी हिस्से में, महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में मानसून जलवायु का निर्माण करती हैं, वहीं मध्य में जो है सवाना जलवायु का निर्माण करती हैं और पश्चिमी तट पर आते आते यह जो है कि मरुभूमि जलवायु का निर्माण करती है। ठीक है, ये चीजें हैं। तो व्यापारिक पवनों का आपने रोल देखा और यहीं पर मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए, इस महाद्वीप के तटीय भाग को पकड़े हुए एक लाइन आ रही है, इसे हम कहते हैं केनारी का जलधारा। कौन? केनारी ठंडी जलधारा। ठीक है, इस जलधारा के कारण भी सहारा मरुस्थल का निर्माण होगा, इस हाई प्रेशर के कारण भी सहारा मरुस्थल का निर्माण होगा और इस व्यापारिक पवनों के कारण भी सहारा मरुस्थल का निर्माण होगा। ये 3 फैक्टर काम करते हैं कि कहां मरुस्थल का निर्माण होगा। आगे आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं आप देखेंगे कि जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं वह किसका निर्माण कर रही हैं? कालाहारी मरुस्थल का। ये दक्षिण व्यापारिक पवनें हैं, यह जब घुसेंगी तो पूर्वी भाग पर मानसून जलवायु, बीच में सवाना और इधर किनारे आते आते कालाहारी और नाबिब जैसे मरुस्थल जलवायु का निर्माण करेंगी और यह 2 मरुस्थल हमारे बनकर तैयार हो गए। ठीक है, ये चीज हमने देखा। यहां पर हम देखेंगे कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के क्षेत्र को, बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और हमारा अफ्रीका का 95% से ऊपर का हिस्सा जो है वह इसी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। इसीलिए यहाँ पर 2 ही प्रकार के जो है कि मैदान पाए जाएंगे, एक सवाना घास भूमि और दूसरा कौन? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जो कांगो बेसिन होगा वो सदाबहार वन का बेसिन होगा, सदाबहार वन पाए जाएंगे। वहीं जो विक्टोरिया झील से ऊपर का हिस्सा जो इथोपिया पठार और इन सब जगहों पे जो सोमालिया में पाए जाएंगे वहां पर सवाना घास भूमि का मैदान होगा। सवाना घास भूमि के मैदान में जो है कि बहुत बड़े बड़े स्तन जीवधारी पाए जाते हैं और वह जीवधारी जो हैं वह एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं भोजन के लिए। ठीक है, वहां पर इतनी बड़ी सवाना घास भूमि में इतनी बड़ी बड़ी घासें पाई जाती हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा कि हाथी भी उस घास के अंदर गुम हो जाती है। इसलिए उस घास का नाम हाथी घास या एलिफेंट घास भी रखा गया है। और ये जो सवाना घास भूमि है, इसकी घास प्राकृतिक रूप से साल में एक बार ऐसा आग लगता है कि सारी घासें जो है वो जल जाती है। और जब घासें जलेंगी तो यहाँ के जीव पलायन किधर करेंगे? सहारा मरुस्थल की तरफ जो गर्म है ऑलरेडी? नहीं, वह करेंगे कांगो बेसिन की तरफ। कांगो बेसिन में नहीं, अंदर नहीं जाएंगे, उसके किनारे हिस्से पर अपना जान बचाने के लिए आएंगे और फिर वापस अपने सवाना घास भूमि मैदान में लौट जाएंगे। ठीक है, इसी कांगो बेसिन में दुनिया की सबसे छोटी जनजाति पिग्मी जनजाति पाई जाती है, जो कि नदियों के किनारों पेड़ों के ऊपर झोपड़ियां बनाकर रहती हैं और शिकार के माध्यम से अपना भोजन संग्रहण करती हैं और मत्स्य जो है कि मत्स्यन का कार्य करती हैं। ठीक है, और यह एक जनजाति से जो है कि ये काम करती हैं। ठीक है, और यहीं पर कालाहारी मरुस्थल के पूर्वी भाग में एक मसाई जनजाति होगी। यहाँ की 2 प्रमुख जनजातियों के बारे में मैंने आपको बताया कि पिग्मी जनजाति और मसाई जनजाति। और आप देख पा रहे होंगे कि लाल सागर से, मैं अगर इसको और आगे बढ़ा दूं
तो लाल सागर से अगर इस लाइन को मैं और आगे बढ़ा दूं, देख रहे हैं आप, देख पा रहे होंगे, एशिया की तरफ मैं इसको ले गया और यहाँ पर एक सागर है जिसका नाम क्या है, मृत सागर। तो हम कह लें कि मृत सागर से लेकर लाल सागर होते हुए अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी हिस्से, ठीक है, कि जमीन आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से। ये जमीन जो है ना वह बिल्कुल ऐसे फट गई है, मैंने बताया आपको, टूट गई है, टूट रही है। जैसे मैंने बताया कि टेथिस भूसागर जो है, जो पेंजिया था हमारा, वो टूटा था तो हमारे अफ्रीका का निर्माण हुआ था, तो अफ्रीका भी टूटेगा। आज आप जिस इंडिया में रह रहे हैं, जिस भारत में रह रहे हैं, इसका जो प्रायद्वीपीय भाग है, वह प्रायद्वीपीय भाग एक समय में इसी अफ्रीका से टूटकर बना हुआ है। और फिर धीरे धीरे देखिए कि इस जमीन, इस पूर्वी हिस्से में फिर दरार पड़ गई है और आगे कुछ वर्षों में, कुछ सालों में यह भी भूमि जो है कि पूर्वी भाग भी टूटकर अफ्रीका से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो समझ रहे हैं, भूमि फटना, भूमि फट रही है, मतलब कि प्लेट जो है वो फट रहा है। यह कारण है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का। वह क्या होता है वह भी एक अलग सेपरेट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। हर चीजें जो है कि एक कारण है, उसके पीछे कारण है, तभी एक कार्य हो रहा है। और जो ये ग्रेट, इसको कहते हैं ग्रेट रिफ्ट, क्या कहते हैं, ग्रेट रिफ्ट। और इस ग्रेट रिफ्ट में अनेक जो है कि झीलों का निर्माण हुआ है। कितने अनेक झीलों का निर्माण हुआ है, न्यासा झील, तुर्काना झील, ठीक है, टांगा झील, ऐसे कई झीलें हैं। और इन झीलों का क्रम पूछता है, इसको जब मैं बढ़िया से आप लोगों को नोट्स लिखाऊंगा एक वीडियो में, उसमें मैं इसका क्रम जो है कि ध्यान से आपको याद कराऊंगा, ठीक है। ये हो गया। यही जो है कि इस किलिमंजारो पर्वत के पश्चिमी हिस्से पर आप देख पा रहे होंगे, पश्चिम का मतलब आप समझ रहे होंगे दिशा कैसे मैं बता रहा हूं, इस किलिमंजारो के पश्चिम में, जबकि ये है पूर्वी हिस्से में, लेकिन मैंने इंडिकेट क्या किया, किलिमंजारो पर्वत के पश्चिम में एक झील है जिसका नाम क्या है, विक्टोरिया झील। क्या यह विक्टोरिया झील रिफ्ट के पास ही है? तो क्या यह रिफ्ट का हिस्सा है? क्या रिफ्ट के कारण बनी है? तो यह जो है कि बिल्कुल गलत है। वह रिफ्ट के कारण नहीं बनी है, वह उल्का पिंडों के गिरने के कारण बनी है। किसके कारण? उल्का पिंडों के गिरने के कारण बनी है। और इसका विस्तार जो है इतना बड़ा है कि 3 देशों में इसका विस्तार है। समझ रहे हैं? उन 3 देशों के बारे में आप हमें बताइए कि वह 3 देश कौन कौन से हैं जहां विक्टोरिया झील का विस्तार है। समझ लीजिए कि करीब 70,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। समझ रहे हैं? तो ये हो गया विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से ही तो मैं जो है कि इसको मिटा रहा हूं और कुछ थोड़ा और पॉइंट है उसको मैं आपको बता रहा हूं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि यहां पर एक झील का नाम है, क्या है, विक्टोरिया झील। इसका नाम क्या है, विक्टोरिया झील, ठीक है। इस विक्टोरिया झील से एक नदी निकलेगी। इस नदी का नाम क्या होगा, व्हाइट नील, या कह सकते हैं सफेद नील। नदी का नाम क्या है? और एक इथोपिया के पठार में एक और झील है। इस झील का नाम क्या है, टाना झील। क्या नाम है, टाना झील। इस झील से भी एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, ब्लू नील। क्या नाम है, ब्लू नील। यह दोनों नदियां जब आगे बढ़ती हैं तो उत्तरी सूडान, कहां पर, एक देश का नाम बता रहा हूं मैं, उत्तरी सूडान। उत्तरी सूडान की राजधानी का नाम क्या है, खार्दून। खार्दून में ये दोनों नदियां आकर मिल जाती हैं और यहां से ये नदी जो है वह किस नाम से आगे बढ़ती है, यह जो है नील नदी के नाम से
आगे बढ़ती है। किस नाम से? नील नदी के नाम से आगे बढ़ती है। और यह अपना जो डेल्टा बनाती है, जो अपना अंतिम पानी गिराती है, वह कहाँ गिराती है? उत्तर में भूमध्य सागर में। कहाँ गिराती है जल? भूमध्य सागर में। और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है और अफ्रीका की भी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 6650 किलोमीटर है। ठीक है, सोचिए कितनी लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए कि अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी का नाम। ठीक है, दूसरी सबसे लंबी नदी का नाम विक्टोरिया झील है। वह विक्टोरिया झील इस विषुवत पर्वत के, इसके ऊपर से कौन रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा गुजरती है। और इस जो है कि पर्वत किलिमंजारो पर्वत से भी कौन रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा गुजरती है। इसलिए यहाँ पर विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा के डोलरम क्षेत्र में सबसे अधिक संवहनिक धाराएं बहती हैं। संवहनिक जो है कि धाराओं के कारण सबसे अधिक बादल का निर्माण होता है और सबसे अधिक बादल के निर्माण के कारण यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। इसलिए यह जो है विक्टोरिया झील जो है वह क्या है? हमेशा जो है कि भरी रहती है। और चूंकि नील नदी का उद्गम स्थान विक्टोरिया झील माना जाता है, इसलिए जो नील नदी है वह सदा नीरा नदी है, उसमें साल भर पानी भरा रहता है। यही नील नदी मिस्र की जीवनदायिनी नदी कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसी के कारण वहां पर कपास की खेती हो पाती है, चावल की खेती हो पाती है, या जो भी आप कह लीजिए उसमें मिस्र में जो भी समृद्धि है, उस समृद्धि का एकमात्र कारण यह नील नदी है। ठीक है, यह नील नदी है। यह नील नदी जो है ना, वह अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के पूर्वी हिस्से से गुजरती है। आप देख पा रहे होंगे, अफ्रीका मरुस्थल के पूर्वी हिस्से से होकर गुजरती है और कहां जा रही है? भूमध्य सागर में गिर रही है। ठीक है, ये भूमध्य सागर में गिर रही है। हमने आपको कांगो बेसिन के बारे में बताया, कांगो नदी के बारे में बताया, आपको हमने लिम्पोपो नदी के बारे में बताया। कांगो नदी के साथ ही एक जायरे नाम की नदी बहती है, उसको भी मैं जो है कि आपको अगले वीडियो में डिस्कशन करूंगा। इस प्रकार से हमने लगभग जो है वह अफ्रीका महाद्वीप के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन कर लिया, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया। अब हम अगले वीडियो में क्रम से एक एक चीजों को डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ताकि इस महाद्वीप से आने वाले कोई भी क्वेश्चन हमसे छूट ना पाए, गलती ना हो पाए। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए और मेहनत करके और अच्छे कंटेंट के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। इसी के साथ नमस्कार।